सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनुपुरा मैथ्स। और आज हम एक और नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो कि हमारा साइंस है। एंड बेसिकली मैथ और साइंस को साथ में पढ़ने का मज़ा ही अलग है। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे साइंस की। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे पुरानी किताब है तो थोड़ी फटी हुई भी है। ओके, तो इस तरीके की आपकी भी किताब होगी। वैसे मैं कोई रिव्यूज वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एंड देन ये है अपना इंडेक्स। ओके, अगर हम समझें तो चैप्टर है टोटल 16, जिसमें से अगर हम आरबीएससी बोर्ड की बात करें तो इसमें से कुछ चैप्टर कटे हुए भी हैं। एंड बाकी स्टेट बोर्ड के अंदर भी आई मीन कटे हैं या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट बेसिकली एनसीईआरटी जहाँ फॉलो होती है वो सारे चैप्टर हैं इसमें। तो इसमें अगर हम पोर्शन की बात करें तो इसमें हमारी फिजिक्स आएगी। वैसे साइंस की 3 ब्रांच होती है, बड़ी बात नहीं है आपके लिए। वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये फर्दर आगे आगे डिवाइड हो जाती है। क्वांटम फिजिक्स हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई। केमिस्ट्री में बात करें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। बायोलॉजी में अगर मेजर ब्रांच की बात करते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी। ये जो है आप 11th साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो आगे काम में आएगी। एंड देन राइट नाउ वी आर डिस्कस। तो चैप्टर टोटल है 16 और हम शुरुआत करेंगे इसमें सबसे पहले केमिस्ट्री की, क्योंकि केमिस्ट्री है ईजी है। और देखो, समझने के लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। एंड हम ट्राई करेंगे कि आसानी से इसे समझ भी ले। ओके, तो देखो चैप्टर हम बात करें कौन कौन से केमिस्ट्री के। चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसमें से कुछ कटा हुआ भी होगा तो हम फर्दर देख लेंगे। ठीक है, तो ये है केमिस्ट्री के 5 इसमें पार्ट, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी मौजूद है। अगर हम इन 14 चैप्टर की बात कर लें, 4th एंड 5th की, तो ये है अपने ऑर्गेनिक। एंड ये जो 3 दे रखे ये है इनऑर्गेनिक। तो शुरुआत हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर आई मीन ट्राई करेंगे कि विस्तार से समझे और शॉर्ट वीडियो में भी समझ ले। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पार्ट में हमें पढ़ना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। बेसिकली हम बात करें तो शुरुआत अगर हम देखें तो इसमें 2 टॉपिक ही है। सेकंड टॉपिक आएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, वो अगर आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, ये टॉपिक है 1.1 एक्सरसाइज कह सकते हो, कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे, उसे संतुलित कैसे करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो हमें ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया देखें तो जैसे कि हम चाय बना रहे हैं। ठीक है, अगर इसके नोट्स की बात करें तो मैंने पहले प्रिपेयर कर लिया। हम देखें तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो अगर हम देखें तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद उत्पन्न करते हैं, जिसकी अवस्था और जिसका रंग, तापमान कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल की, तो ये हमारा रफ काम है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम चाय बनाने की प्रोसेस शुरू करें वैसे बना नहीं रहे, तो आप दूध लेके आते हो, उसमें थोड़ा बहुत पानी प्लस चाय मसाला। ठीक है, और बन जाती है अपनी चाय, लेकिन उसको करना पड़ेगा गर्म। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास में थी और ये जो चीज़ें थी, ये है हमारे अभिकारक एंड ये है हमारा उत्पाद, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट। ये चीज़ें मिलाई और हमने पढ़ी। आगे हम पढ़ेंगे कि ये अभिक्रिया का कौन सा भाग है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है। ठीक है, बता दूं, वैसे ये संयोजन अभिक्रिया है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक जब बनाते हैं तब हम कहते हैं कि संयोजन है। अब देखो कि दूध, पानी, चाय का मसाला हो सकता है, जैसे कि चीनी। ठीक है, अब जैसे ही चीनी कैसे ठोस होती है, लेकिन जब हम चाय पीते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है।
ओके, लिक्विड फॉर्म का मतलब होगा कि वो इसमें घुल जाती है। अगर हम साथ में और अगर हम बात करें तो ये हमारा कप है जिसमें चाय है, ये गर्म भी होती है, साथ में क्या निकल रही है, भाप। तो ये जो थी और ये जो थी, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई, जो हमें चीज़ मिली, वही है रासायनिक अभिक्रिया। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, तो हम बात करेंगे इसमें। तो वैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि याद कैसे करें, ये दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए अभिकारक, ठीक है। जैसे कि दूध, पानी, चाय पत्ती, जो भी आप मसाला डालते हो, वो दो से ज़्यादा ही होते हैं ऑलवेज। आपस में क्रिया करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपस में रिएक्शन करेगी और इससे उत्पाद बनेगा, ये वाला जो हमें बना है। अगर हम बात करें तो जिसकी अवस्था अलग होगी, यहाँ पे कलर अलग था इसका, यानी कि अगर हम बात करें वैसे ये थे लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे कि चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, वो उसका जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो अवस्था बदल गई, चीनी की भी बदल गई। तापमान यहाँ पे ठंडा था, जबकि यहाँ पे जो था वो गर्म हो गया, ये परिवर्तन होगा। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आप अगर एग्जाम में आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे, और जिसकी अवस्था भी बदलेगी, रंग भी बदलेगा, तापमान भी बदलेगा, उसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो उसके कलर में चेंज आएगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम सब्जी भी बनाते हैं तो फाइनल जब सब्जी बन जाती है तो वो आउटपुट जब तैयार हो जाता है प्रोडक्ट, तो उसका टेस्ट अलग होता है। जैसे कि आपने जो भी खाया होगा, पिज्ज़ा वगैरह या फिर समोसा या कचौरी बनता देखा होगा, तो जो फाइनल बनता है तो वो अलग है। कलर बदलेगा, अवस्था बदलेगी, तापमान बदलेगा और गैस का भी उत्सर्जन होगा। अब हम दो चीज़ें बार बार उपयोग कर रहे हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। अभिकारक का मतलब है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि ये चार जो चीज़ें थी। उत्पाद का मतलब हो गया कि जिनका निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। और उत्पाद भी दो होते हैं, एक है मुख्य, एक है युग्मोत्पाद। मुख्य का मतलब हो गया कि जब हम चाय बना रहे थे वो हो गया मुख्य, और उसके साथ में और क्या बन गया, जैसे कि चाय का वेस्टेज हो गया, भाप हो गई, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। और किताब में भी बाय द वे यही मेंशन है, किताब को अगर हम देखें तो ये सारी डिटेल दे रखी है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला छोड़ देना, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का किण्वन हो जाना, भोजन का पकना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ही है। हमारा शरीर भोजन को जो पचा लेता है, हम जो ब्रीदिंग करते हैं, वैसे ये भी हम समझेंगे कि उष्माशोषी और उष्माअशोषी, एंडोथर्मी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है, बहुत सिंपल वे में समझेंगे। तो ये किताब ही है, और इसी में हम थोड़ा और लिटिल भी ऐड कर दें तो 9th क्लास में था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यहाँ पे डिटेल में नहीं है। तो अगर हम देखें केमिकल और फिजिकल चेंजेस की बात करें तो अगर पूछ भी रहता कई बार, तो ये उत्क्रमणीय प्रकार की है। जैसे कि इसका मतलब हो गया कि ये रिवर्सिबल है। कई बार आपने ट्रेन के ऊपर ये निशान देखा होगा, ऑब्वियसली देखा ही होगा। इसका मतलब होगा कि ट्रेन जाएगी और वापस आएगी भी। जैसे कि बर्फ से पानी बना तो पानी से वापस बर्फ भी बन सकता है। जैसे कि कंडेंसेशन, ऊर्ध्वपातन। संघनन का मतलब हो गया जैसे कि आप जब स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी गर्मा गर्म टिफिन पैक कर दे, जब आप खोलते हो ना तो उसके ऊपर कुछ बूंदें चिपक जाती है, तो वही है संघनन। फिर ऊर्ध्वपातन, यानी कि जो कपूर की गोली होती है वो लिक्विड फॉर्म में ना आके सीधे गैस में बदल जाती है, मोम का पिघलना। अब रासायनिक क्या होती है, अनुत्क्रमणीय प्रकार की। जैसे कि सब्जी बना ली, अब सब्जी बन गई, अब वापस उससे हम, जैसे कि आपने आलू की सब्जी बनाई तो उस सब्जी से वापस आलू नहीं बनेगा, अवस्था बदल गई, उसके गुणों में परिवर्तन आ गया। सब्जी का बनना, भोजन का पचना, जैसे कि किण्वन हो गया, जीर्णता हो गया, यानी कि एजिंग। बच्चे, अब हम जैसे कि वापस फिर से बच्चे तो नहीं बन सकते, ठीक है, बुजुर्ग जो हो गए वो फिर से जवान नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली किताब में यही है, डिटेल दे रखी इतनी नहीं है, ये कहानी की तरह है, सिंपल हमने यहाँ पे समझा। अब ये चाहे तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, अब लिखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी चीज़ें बदलते। अगर आप कोड करके लिखोगे तो ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा आएंगे। अवस्था बदलेगी, कलर में चेंजेस आएगा, गैस का उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन आएगा। और अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि हम लिखे कैसे। तो सिंपल शब्दों में कहूँ इसकी डेफिनेशन, तो वो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद को उनके प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे।
डेफिनेशन ये, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बन रहा है उनको प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम शब्दों में लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो गया अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो हो गया उत्पाद। तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, और ऑक्सीजन का हो गया O2, और जो प्रोडक्ट बना हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखना। अब है कि समीकरण लिखना ही क्यों है। ठीक है, देखिए रासायनिक समीकरण हमें आखिर लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें लिखना क्यों पड़ा। तो क्या रासायनिक समीकरण के कोई और मेथड हो सकता है, जैसे कि अगर हम शब्दों में लिखें तो एक लंबी प्रोसेस है। अब जब यहाँ पे दे रखा है शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त यानी कि छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि भाई हमें रासायनिक समीकरण को लिखना क्यों है। ठीक है, शब्दों के बजाय प्रतीकों में, तो क्या करेंगे, हम सूत्र का उपयोग करके समीकरण को छोटा बना सकते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड दर्शा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है कि रासायनिक समीकरण लिखना क्यों, ये हो गया। तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे कि तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है। जैसे कि ये है हेबर विधि है, इसे व्यापारिक विधि भी कहते हैं। ये जो लाइन होती है इसके जैसे कि हम बात करें इसके नीचे हम चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि ये भी हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो है इसी के अंदर टॉपिक वो ये है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। ठीक है, और यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न बनता ही बनता है कि आखिरकार ये जो समीकरण है उसे संतुलित हमें करना कैसे और किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण का महत्व। ओके, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 12वीं तक भी आएगा, आगे कॉलेज में ऑब्वियसली आएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही विनाश, और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हमें मान के चलो कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उस समीकरण को करना है संतुलन। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करें कैसे। ठीक है, जैसे कि हमें दे रखा है एक रिएक्शन Fe प्लस H2O, Fe3 और H2। ठीक है, तो ये जो समीकरण है इसी को हम करते हैं संतुलित। तो देखिए Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे है ना थोड़ी गणितीय है बेसिकली देखा जाए तो। थ्योरी है, वैसे थ्योरी है बट मैथ्स भी है इसमें। देखो होता क्या है, संतुलित का मतलब क्या होता है कि भाई चीज़ को लाना है बैलेंस में। ठीक है, जैसे कि हम मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे लिख दिया 5, तो ये संतुलन में नहीं है, ये बैलेंस में है ही नहीं। तो बैलेंस करने के लिए मुझे इस तरफ 2 जोड़ना पड़ेगा या फिर इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो गए बैलेंस। बस अगर मैं देखूं तो ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ तत्व कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है। ओके, एग्जाम में आपको कैसे करना अगर आ जाए। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड और यहाँ हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तत्व कौन कौन से मेरे पास में, एक तो Fe है, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। फिर हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम देखें तो Fe कितना है 1 इस साइड में। हाँ अच्छा ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन हमारा 1, मारवाड़ी निकल जाती है। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो Fe हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 2। तो बैलेंस तो बना ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे अच्छा हाइड्रोजन इधर भी 2 इधर भी 2, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे Fe 1 यहाँ पे Fe 3 हो गया। तो जो ये बराबर का निशान था ना वो है नहीं, यानी कि जो तराजू है ना वो इस तरफ झुक रहा है, यानी कि बैलेंस नहीं बन रहा है। इस बैलेंस को बनाने के लिए हम रासायनिक समीकरण को करते हैं संतुलित। और सिंपल तरीके से हम समझेंगे इसे कि आखिर संतुलित करना कैसे है। तो फिर से हम समीकरण लिखेंगे Fe प्लस H2O
एरो का निशान Fe3O4 प्लस H2। अब देखो यहाँ पे जो 3 लिखा है ना वो Fe है, तो Fe कितना 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, वो हम डिटेल में समझेंगे कि भाई आखिर हम ऐसा करते क्यों है कि यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे मैंने क्यों लिखा। ठीक है, जबकि यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। ओके, तो Fe तो हमारा संतुलन हो गया। वो आपकी किताबों में दे रखी कि एक बॉक्स के अंदर समझना है। ओके ओके, तो हमने इसको संतुलित कर दिया, बॉक्स बना लिया। अब भाई फिर से लिखना पड़ेगा H2O Fe3, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन है 2। तो भाई ये तो हमारा संतुलित हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ऑक्सीजन इधर तो 4 है, लेकिन इधर 1 है। अब आएगी प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझना। अगर मुझे जो नए बच्चे होंगे वो कहेंगे कि तो अच्छा ऐसा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे लिख दो, 4 हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। अब मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, अब मैथ कहाँ आएगी। जब मैं लिखता हूँ इस तरीके से, मैंने एक इक्वेशन लिखी 3 + x। ओके, कोष्टक बना दिया और उसके बाद मैंने लिखा 4। तो अब 4 का गुणा इस 3 से भी होगा और 4 का गुणा इस x से भी होगा। बस यही प्रॉब्लम है। जब मैंने 4 को यहाँ पे लिखा ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हो गए 8। 4 का गुणा 2 से हुआ 8, 4 का गुणा एक ऑक्सीजन से हुआ, तब बने ये 4। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन तो अपना हो गया बैलेंस में। ठीक है, फिर से इक्वेशन लिखी 3Fe + 4H2O, तीर का निशान, Fe3 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन है मेरे पास में 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा 4 दूनी 8, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हम यहाँ पे इस संख्या को लिखते हैं। ओके, अब देखो 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर, ऑक्सीजन इधर, देखो ये इसका गुणा इससे हो गया, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, फिर 4 का गुणा वो से हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हो गई हमारी समीकरण संतुलित। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। और जब हम आगे मिलेंगे तो किताब में भी वैसे ही दे रखा है। वैसे हम आगे जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब हम और भी डिटेल में समझेंगे। और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अपना फीडबैक भी देना।